Hello students, today we will study about superposition of electrostatic forces. According to this principle, when a number of point charges are interacting, the total force on a given charge is vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर ढेर सारे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे बाकी सारे पॉइंट चार्जेस के कारण लगने वाला जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सभी पॉइंट चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। और ये लॉ ये भी बताता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी तीसरे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। According to the principle of superposition, if we have n point charges such that q1, q2, q3 up to qn, we have n point charges and the position vector of these charges are r1, r2, r3 up to rn respectively, then the total force or the net force on the charge q1 can be written as F1 is equal to F12 plus F13 plus up to F1n. So how can we understand this? मान लीजिए हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे हमने तीन चार्जेस का एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो हमारा जो एक पॉइंट चार्ज है Q1, Q2 और ये Q3, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है और इसका पोजीशन वेक्टर r3। मान लिया कि सारे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव इन नेचर है और पॉइंट चार्जेस। तो चार्ज Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। मान लिया इसके ऊपर जो Q1 के ऊपर Q3 के कारण लगने वाला फोर्स है F13 और वो इस डायरेक्शन में लगा है। इसी तरह से Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स है हमारा F12। सो इन दोनों फोर्सेस F13 और F12 का रिजल्टेंट हम अपने पैरेललोग्राम रूल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मान लिया इसका जो रिजल्टेंट है वो F1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा F1 है वो किसके किसके वेक्टर सम के बराबर होगा, हमारा वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F12। तो यहाँ से हम इस रूल को समझ सकते हैं और कैलकुलेट करते टाइम हम पैरेललोग्राम रूल से इसको कैलकुलेट करें। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Here we have a question. What is the question? Charges of 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at the corners ABC of an equilateral triangle ABC, having each side of 5 cm. Determine the resultant force on charge at A. So, suppose that we have a charge plus 5 microcoulomb at the point A of the equilateral triangle. The distance of each side of the equilateral triangle is given. So, each side will be of 5 cm. All the distances will be same. Now, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट बी पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर ये कैसा फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अलोंग बी ए।
तो मान लिया हमने इसके ऊपर ये FBA फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और जो पॉइंट C है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अलोंग द डायरेक्शन AC। सो इसको हमने FAC से यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ये मान लिया कि F है, ठीक है। अब चलिए हम अपने इस F की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ FBA इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा चार्ज एयर में रखा हुआ है तो एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी लगभग आपस में बराबर होती है, इसको सेम ही हम मानते हैं। और यहाँ पे चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q2, चार्ज Q1 की वैल्यू क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो हमारे एक चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। नाउ 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9. The value of this is this, because our charges are kept in air, so we will use this. Now multiplied by 5 into 10, it will give 50, and here what is the meaning of micro? It is 10 to the power minus 6. So 10 to the power minus 6 here and 10 to the power minus 6 here. 10 to the power minus 6 multiplied by 10 to the power minus 6, it will give 10 to the power minus 12, and divided by 0.05, we have to square it, so it will become 25 into 10 to the power minus 4. What is the direction of FBA? It will be along BA. The direction of this force will be along BA. Now, if you will calculate, it will give 10 to the power minus 4. When it will go upside, it will become 10 to the power plus 4. So it will become 10 to the power minus 8, and here it will give 10 to the power 1. And 9, 50, we can cut it, 1, 2, so it will give 80. So our force will be 180 Newton, and what will be the direction of the force? It will be along BA. So further, for calculating FAC. So what will be FAC? It will be equal to 1/4 pi epsilon naught into, first charge is 5 microcoulomb, means 5 into 10 to the power minus 6 coulomb, and the other charge is 10 into 10 to the power minus 6 upon, the distance is same, 0.05 meter square. We are not taking here the sign. Now it will give 9 into 10 to the power 9, and it will become 50 into 10 to the power minus 12 upon 25 into 10 to the power 4. Further, if you will solve, it will give again 180 Newton. And what will be the direction of this force? It will be along AC. So it is along AC. Now, I have already told you that we find the net force by our parallelogram rule. So what is our parallelogram rule? I will tell you. Here we have the value of FBA, and here we have the value of FS. So our parallelogram rule say that the resultant force is equal to square of the first force plus square of the second force plus 2 F1 F2 cos theta. So what is the theta? Theta is the angle between the two forces. Now we will
In the place of the first force, we will put FAC. In the place of the second force, we will put, sorry, in the place of the first force, we will put FBA. In the place of the second force, we will put FAC. So now, after putting the value, what we will get? We will get 180 square plus 180 square plus 2 into 180 into 180 into cos 120 degree. So why it is 120 degree? I will tell you. I am writing it here because there is less space. 120 degree. Now see why it is 120 degree? Because this angle is 60 degree, because it is an equilateral triangle. So this angle is 60 degree, and we know that the angle on a straight line is of 180 degree. So this remaining angle will be 180 minus 60, so it will become 120. So this angle is of 120 degree. So that's why we are taking the theta 120. Now it will give 180 plus 180, so we can also write it like this: 2 into 180 square. Here also the same thing, 2 into 180 square. And what is the value of cos 120 degree? It is minus 1 by 2. From here further we can write it like that. It will become F is equal to under root, this will become 1, so 1 upon 2 it will cut and it will become just 180 square. So now it will give 180 Newton. So the force, the resultant force on the charge which is kept on point A is 180 Newton. Now what is the direction of this force? How we will know about the direction of this force? Since both forces are equal, so it will, the angle from here will be 60 degree, and also it will make an angle of 60 degree. Because this both forces are equal, so it will make equal angles from the both forces. So the direction of this force is along BC, or consider it is parallel to BC. So the direction is parallel to BC. So that's all for today. Tomorrow we will study some new topic.